योगा से रिलेटेड आवश्यक जानकारी में आज हम तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और वो तीसरा पॉइंट है वार्म अप। कि हम जब भी योगा सेशन करें या योगा क्लास करें तो योगा शुरू करने से पहले हमको वार्म अप कैसे करना है। इससे पहले जो 2 पॉइंट्स थे उसमें हमने मेडिकल रिपोर्ट और बॉडी टाइप इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। तो आज हमारा मेन मुद्दा रहेगा वार्म अप। तो कोई भी स्पोर्ट्स हो या कोई भी एक्सरसाइज हो, चाहे आप जिमिंग करें, चाहे आप रनिंग करें, स्विमिंग करें, चाहे आप फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, तो हर स्पोर्ट्स या फिर हर एक्सरसाइज को करने से पहले हम वार्म अप करते हैं। यहाँ वार्म अप का क्या मतलब है? मतलब है कि कुछ लाइट स्ट्रेचेस करके, कुछ लाइट बॉडी मूवमेंट्स करके हम बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाते हैं, बॉडी को थोड़ा वार्म्ड अप करते हैं, ताकि जो मेन एक्सरसाइज है या जो मेन स्पोर्ट्स है उसको परफॉर्म करते समय बॉडी हमें अच्छे से सपोर्ट करे। तो ऐसे ही योगा में भी वार्म अप होता है। तो यहाँ पे वार्म अप कैसे होना चाहिए वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जो वार्म अप मैं बता रहा हूँ वो लॉजिकली भी, साइंटिफिकली भी, आयुर्वेदा की दृष्टि से भी और योगा की दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको उसको लेके बहुत पर्टिकुलर होना है और उसको बहुत जिम्मेदारी के साथ करना है। तो जब भी आप योगा करने से पहले वार्म अप करें तो आप 5 बॉडी पार्ट्स का ध्यान रखें। इन 5 बॉडी पार्ट्स को आपने रेगुलर बेसिस पे चेक करना है, जिसको मैं बोलता हूँ प्राइमरी स्ट्रेचेस। तो आपको पहले इन 5 बॉडी पार्ट्स को चेक करना है, इनको स्ट्रेच करना है, इनको ट्विस्ट करना है या जैसे भी आपको लगे वैसे इनको चेक करके ये अश्योर करना है कि ये बॉडी पार्ट सेफ है। फिर आप सेकेंडरी स्ट्रेचेस कर सकते हैं। सेकेंडरी स्ट्रेचेस में जो आपकी बॉडी को कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप अपनी बॉडी को तैयार कर सकते हैं। तो ये 5 बॉडी पार्ट्स कौन से हैं? इसमें 3 बॉडी पार्ट्स हैं। एक है नेक, रिस्ट एंड देन एंकल। तो ये 3 बॉडी पार्ट्स, आपकी नेक, आपकी रिस्ट और आपकी एंकल, इन तीनों को आपने सबसे पहले चेक करना है कि इन हिस्सों में कहीं कोई दर्द तो नहीं है, कहीं कोई पेन तो नहीं है, कहीं कोई स्टिफनेस तो नहीं है, ये प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं। और ये आप कैसे चेक करोगे? जैसे नेक के लिए आप नॉर्मल नेक मूवमेंट कर सकते हैं, नेक ड्रॉपिंग कर सकते हैं, नेक ट्विस्टिंग कर सकते हैं। और रिस्ट के लिए भी सेम, आप रिस्ट रोटेशन कर सकते हैं, उंगलियों को स्क्वीज़ करके, स्प्रेड करके ब्लड सर्कुलेशन चेक कर सकते हैं। एंकल के लिए टोज़ को स्क्वीज़ करके, टोज़ को स्प्रेड करके, एंकल रोटेशन करके, एंकल को लेफ़्ट राइट ट्विस्ट करके एंकल की कंडीशन चेक कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में जब मैं प्रैक्टिकल वीडियोज़ बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको आसन्स करके दिखाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में कैसे आपको अपनी नेक, रिस्ट और एंकल को चेक करना है ये भी बताऊंगा। बट आज आपको मैं वर्बली बता रहा हूँ, और वर्बली मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करने से पहले दिमाग में बहुत क्लियरली बैठा लें कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले वीडियोज़ में मैंने बताया आपको मेडिकल रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर दूसरे में मैंने ये बताया कि आपको अपना बॉडी टाइप जानना क्यों ज़रूरी है। वैसे ही आज मैं ये बता रहा हूँ कि आपको वार्म अप कैसे होना चाहिए और वार्म अप क्यों इंपॉर्टेंट है और वार्म अप में कौन से पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको कवर किया जाना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और क्यों रिस्ट, नेक और एंकल को आप चेक करेंगे? क्योंकि जब भी आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो सबसे पहली अप्रोच आपके हाथ की, आपके पैर की या आपके हेड की रहती है। जैसे कि अगर आप नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, लेफ़्ट राइट देख रहे हैं, तो लेग की इंगेजमेंट, सर्वाइकल की इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होती है। सर्वाइकल 7 वर्टिब्रेज का सेट जो है, स्पाइनल कॉर्ड का अपर एरिया, इसकी इंगेजमेंट ज़्यादा रहती है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे फिर आप टूथपेस्ट कर रहे हैं, चाहे फिर आप रेफ्रिजरेटर का डोर खोल रहे हैं, आप लैपटॉप पे टाइपिंग कर रहे हैं, आप वेजिटेबल्स काट रहे हैं, इसमें आपके हाथों की, उंगलियों की, हथेली की रिस्ट की इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। आप चल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप सीढ़ियों पे ऊपर जा रहे हैं, आप सीढ़ियों पे नीचे जा रहे हैं,
आप अपवर्ड स्लोप पे चल रहे हैं, आप डाउनवर्ड स्लोप पे चल रहे हैं, तो आपकी एड़ियों की एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा रहती है आपकी बॉडी को मूव कराने के लिए। तो इन तीनों बॉडी पार्ट्स को सबसे पहले चेक करा कर जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनकी एंगेजमेंट और इनकी अप्रोच सबसे ज़्यादा रहती है टुवर्ड्स एनी फिजिकल एक्टिविटी, और दूसरा ये तीनों बॉडी के वीकेस्ट पार्ट्स में से आते हैं। ये बहुत ईजिली डैमेज हो सकते हैं, आपके रिस्ट, आपके एंकल और आपकी नेक बहुत ईजिली डैमेज हो सकती है। इसलिए अचानक चलते चलते एड़ी ट्विस्ट हो जाती है और फिर 1-2 हफ्ते तक एड़ी का दर्द ठीक नहीं होता है। इसलिए अचानक से नेक स्प्रेन आ जाता है, इसीलिए लोगों को सर्वाइकल आर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी होता है। तो इसीलिए इन 3 चीज़ों को चेक करना बहुत ज़रूरी है। और योगा में ये बोला गया है कि आपको अपनी नेक और आपकी रिस्ट और आपके एंकल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, इनकी स्ट्रेंथ पे काम करना है। क्यों? क्योंकि ये वीक पार्ट है, तो इनकी स्ट्रेंथ पे काम करके इनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब आते हैं हम फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है वो है आपके नीज, आपके घुटने। हालांकि आपके घुटने आपकी बॉडी के स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट्स में से एक है, लेकिन यहाँ पे हम ना तो घुटनों की स्ट्रेंथ को चेक करने की बात कर रहे हैं, ना घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने की बात कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये चेक करना है अपने वार्म अप के दौरान कुछ रैंडम मूवमेंट करके कि क्या आपके घुटनों में कोई पेन तो नहीं है। कहीं आप अपने घुटनों को जब बैंड कर रहे हैं तो कहीं वहाँ से आवाज़ तो नहीं आ रही है। अगर आवाज़ आ रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब है उनको ग्रीसिंग की कमी है। तो आपको अपने कुछ डाइट में ऐसे चेंजेस करने जिससे आपके जॉइंट्स की ग्रीसिंग प्रॉपर हो और घुटनों से आवाज़ ना आए। अगर आपके घुटनों में पेन हो रहा है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यार ये घुटनों का पेन क्यों हो रहा है। क्या बहुत ज़्यादा आप चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप पैरों पे खड़े रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक आप मैराथन स्टैंडिंग कर रहे हैं, यानी कि बहुत आपका कुछ काम ऐसा है कि आप स्टैंडिंग पोजीशन पे ज़्यादा रहते हैं। या ऐसा तो नहीं है खाने में नॉनवेज का इंटेक ज़्यादा हो रहा है, ऑयली चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं, स्पाइस ज़्यादा खा रहे हैं, या डेयरी प्रोडक्ट ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस वजह से भी एसिड लेवल बढ़ जाता है बॉडी का और घुटनों में पेन होता है। और अगर आपके घुटनों में पेन है और अगर आपके घुटनों से आवाज़ आ रही है तो यहाँ पर भी बॉडी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी बॉडी वात डोमिनेटेड है तो आपको ऑयल खा के अपनी डाइट में ऑयल इंक्लूड करना पड़ेगा। ऑलिव ऑयल भी हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल भी हो सकता है, तिल का तेल भी हो सकता है। तो वात डोमिनेटेड जो लोग हैं अगर उनके घुटनों में दर्द है तो वो ऑयल को अपने चेक करेंगे कि जो ऑयल वो खा रहे हैं उसको चेंज करेंगे, कोई ऑलिव ऑयल या फिर तिल का तेल या फिर मस्टर्ड ऑयल को इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में। जिन लोगों को कफ का डोमिनेंस है तो वो लोग शहद इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में ताकि घुटने का दर्द ना हो। और जिनको पित्त का प्रॉब्लम है, जिनकी पित्त डोमिनेटेड बॉडी है, अगर उनको घुटनों का दर्द है तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग घी को इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में। तो डिफरेंट बॉडी टाइप्स के हिसाब से अगर घुटने का पेन होता है तो डिफरेंट आयुर्वेदा के हिसाब से डिफरेंट तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। इसीलिए इसके लिए आपको अपना बॉडी टाइप जानने के लिए पार्ट 2 देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि बॉडी टाइप कैसे होते हैं और बॉडी टाइप के हिसाब से कैसे योगा किया जाना चाहिए। तो घुटना और घुटने आपके सॉकर का भी काम करते हैं। अगर आप दिन भर चलते हैं, दौड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो जो भी जर्क बॉडी एब्जॉर्ब करती है वो आपके एंकल जॉइंट्स के थ्रू और नी जॉइंट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करती है ताकि आपकी बैक पे कम से कम प्रेशर जाए। तो आपकी बैक की भी सेफ्टी के लिए आपके घुटने और एंकल का टोन होना और बहुत अच्छे से फंक्शन करना ज़रूरी है। तो ये हो गए आपके चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि घुटने। अब आते हैं हम फिफ्थ इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है आपकी लोअर बैक। तो आपकी जो लोअर बैक है वो आपके शरीर का सबसे स्टिफ एरिया में से एक माना जाता है और आयुर्वेदा के हिसाब से आपको अपने लोअर बैक को जितना फ्लेक्सिबल हो सके उतना फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी टेलबोन जहाँ पे आपकी स्पाइन एंड होती है वहाँ पे होता है आपका मूलाधार चक्र और मूलाधार चक्र केंद्र होता है कॉस्मिक एनर्जी का। कॉस्मिक एनर्जी का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एनर्जी। तो जितना आप अपनी लोअर बैक को फ्लेक्स करेंगे उतना आप उस कॉस्मिक एनर्जी को यूज़ कर पाएंगे। अब ये कैसे होगा? आने वाले टाइम पे जब मैं आप लोगों को हाउ टू फ्लेक्स योर स्पाइनल कॉर्ड के पे वीडियोस बनाऊंगा, वो आसन बताऊंगा, तो वहाँ पे मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा। बट अभी आप ये जान लीजिए कि आपकी लोअर बैक का फ्लेक्सिबल होना इसलिए ज़रूरी है, एक क्योंकि आपकी लोअर बैक आपके शरीर के सबसे स्टिफ एरिया में से एक एरिया है तो इसलिए उसको फ्लेक्सिबल किया जाना है।
और आपका मूलाधार चक्र जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी कॉस्मिक एनर्जी स्टोर रहती है। उसका यूज़ तभी हो सकता है जब आप अपनी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाएं। तो यहाँ पे योगा सूत्रा का एक और नियम है कि जो बॉडी पार्ट्स आपके स्टिफ हैं, योगा आसन के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू, योग मुद्रा के थ्रू और योग बंधास के थ्रू आपको उन पर्टिकुलर एरियाज़ को फ्लेक्सिबल बनाना है जो स्टिफ है, और जो वीक हैं, जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो जब आप ऐसे इन पांचों बॉडी पार्ट्स को अच्छे से चेक कर लेंगे तो आपको ये मैसेज मिल जाएगा कि क्या आप बेसिकली फिट हैं, मतलब आपकी न्यूट्रल बॉडी है जो किसी भी तरीके का योगा कर सकती है। तो आपको ये मैसेज मिल जाएगा। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, नेक, रिस्ट और एंकल को चेक करना है, इनकी स्ट्रेंथ पे काम करना है, इनको स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करना है। फिर नीज को आपको सिर्फ ये चेक करना है कि नी के एरिया में कोई पेन तो नहीं है। अगर पेन है तो उसके दो ही रीज़न है, या तो नी में फ्रिक्शन क्रिएट हो गया है, ग्रीसिंग कम हो गई है, या फिर आपकी बॉडी में एसिडिक इंटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। सॉरी, नी को चेंज नहीं करना पड़ेगा, डाइट को चेंज करना पड़ेगा ताकि वो एसिड का लेवल कम हो और नी पेन ना हो। और पांचवा, आपकी लोअर बैक। आपको अपनी लोअर बैक को जितना हो सके उतना फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करना है ताकि आप अपनी मूलाधार चक्र की एनर्जी को यूज़ कर पाएँ। तो ये 5 पॉइंट्स आपको नोटिस रखने हैं जब भी आप वार्म अप करें। इनको मैं बोलता हूँ प्राइमरी स्ट्रेचेस। जब आप इन 5 हिस्सों को चेक कर लें, फिर उसके बाद आप सेकेंडरी कोई भी बॉडी पार्ट को चेक कर सकते हैं। शोल्डर है, शोल्डर भी वन ऑफ द वीकेस्ट पार्ट में आता है, एल्बो भी वन ऑफ द वीकेस्ट पार्ट में आती है। बट जब भी आप किसी फिजिकल मूवमेंट को करने के लिए अप्रोच करते हैं तो पहली अप्रोच रिस्ट, नेक और एंकल की होती है, इनकी सेकेंडरी अप्रोच मानी जाती है, इसलिए इनको प्राइमरी स्ट्रेचेज में नहीं डाला गया है। योगा सूत्र के हिसाब से इनको डाला गया है सेकेंडरी स्ट्रेचेज में। फिर आप शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं, एंकल की मूवमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपको जो लगता है, ट्विस्टिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग, कोई भी आप कर सकते हैं जो कि आप सेकेंडरी स्ट्रेचिंग करें। जब आप इस तरीके से अपनी बॉडी को प्रॉपर वार्म अप करेंगे तब जाके फिर आप योगा सेशन करने के लिए रेडी रहेंगे, जिसमें फिर एक और जो वार्म अप के लिए यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को भी वार्म अप का हिस्सा माना जाता है। तो उसके बारे में भी मैं डिटेलिंग में आपको बताऊँगा कि सूर्य नमस्कार से वार्म अप किस तरीके से होता है और कैसे सूर्य नमस्कार किया जाना चाहिए, कैसे उसकी शुरुआत की जानी चाहिए, कैसे उसका एंड किया जाना चाहिए। तो आज हमने टॉपिक कवर किया कि हमको वार्म अप कैसे करना चाहिए। बस आप लोग ये जानिए कि अभी जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ वो वर्बल डिस्क्रिप्शन पे बना रहा हूँ, कोई प्रैक्टिकल अभी हम लोग अप्रोच नहीं रखेंगे। आप इन वीडियोज़ को बार बार सुनिए, इनको अपने लेवल पे चेक कीजिए कि क्या जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये आपको जेन्युइन लग रही है। अगर आपको जेन्युइन लग रही है तो इसके ऊपर बार बार सोचिए और इसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आगे हम प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे तो हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, फिर ये थ्योरेटिकल चीज़ आपको खुद से याद रखनी पड़ेगी। तो अभी से थ्योरेटिकल चीज़ को आप रेडी रखिए, तो आने वाले टाइम पे जब प्रैक्टिकल थ्योरी करेंगे तो आपको याद आएगा, ओके हाँ ये वहाँ पर बताया था कि नेक जो फ्लेक्सिबल होती है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाना चाहिए। अच्छा हाँ, ये बताया था कि बैक स्टिफ होती है तो बैक को फ्लेक्सिबल कैसे बनाया जा सकता है। अच्छा, मेरा बॉडी टाइप तो पित्त डोमिनेटेड है, अरे मेरा तो कफ डोमिनेटेड है, अरे मैं तो मेसोमॉर्फ हूँ, अरे मैं तो एंडोमॉर्फ हूँ, अरे हाँ मेरी तो मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं आई है, मुझे तो मेडिकल रिपोर्ट भी निकलवानी है, क्या पता मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया, क्या पता कैल्शियम कम हो गया, क्या पता B12 कम हो गया है, क्या पता फैटी लीवर का सिम्टम तो नहीं है, क्या मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है। तो ये चीज़ें फिर आपको उस समय क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए इन थियोरेटिकल वीडियोस को जितना हो सके चेक कीजिए और इनको अपने हिसाब से एनालाइज कीजिए, एंड जब आने वाले टाइम पर हम प्रैक्टिकल वीडियोस बनाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे। थैंक यू।